Hello everyone, welcome to Drishti CUET and once again I welcome you all to this particular session where we are going to discuss your CBSE Biology Board Examination paper and this is your part 2. That means ki part 1 we have already discussed where we have discussed like few questions जिसमें हमने 1 से 20 number तक के question discuss कर लिए थे. The remaining questions we are going to discuss in this particular session जिसमें हम 21 से लेके 33 क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 33 तक यहाँ डिस्कस करेंगे. आई होप आप सभी ने फर्स्ट सेशन देख लिया होगा. स्टिल अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, जस्ट गो फॉर इट बिकॉज इन दैट लेक्चर अगेन यू विल हैव अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल दैट, राइट. एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये सेशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको अभी 2026 का एग्जाम देना है, लाइक नेक्स्ट ईयर अपना बोर्ड का एग्जाम देना है. उनको इस सेशन से एक्चुअली 2-3 चीज़ें पता लगेंगी. सबसे पहले तो उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का क्या टाइप होता है, पैटर्न क्या है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का, राइट. किस तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्शंस में, राइट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, लाइक क्वेश्चन का लेवल कैसा है, राइट. एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है, वो क्वेश्चंस कहाँ से पर्टिकुलरली पूछे जा रहे हैं. तो फर्स्ट लेक्चर में ही आपने देखा था द क्वेश्चन होल एंड सोल प्योरली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी ओनली. ऑल्सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द वन हु इज गोइंग टू प्रिपेयर योर सीयूईटी एग्जाम एज वेल बिकॉज सीयूईटी में भी आपके जो पेपर, अगर इफ यू हैव अ डोमेन बायोलॉजी डोमेन इफ यू आर ऑप्टिंग, तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एनसीईआरटी के ही क्लास 12th के ही सिलेबस से मिलने वाले हैं. तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आप देखने वाले हो, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आप समझने वाले हो, वो आपके सीयूईटी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो जस्ट गो फॉर इट. जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, राइट, उनको आप टॉपिक वाइज एटलीस्ट नोट कर लीजिएगा कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है. दैट मीन्स कि अभी नेक्स्ट ईयर भी चांसेस हैं आपसे कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आगे पीछे करके वर्ड फॉर्म मॉडल चेंज करके आपसे पूछ लिया जाएगा. ऑलराइट, सो विद दिस गाइज लेट्स बिगिन द सेशन. बट येस, अगर आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम अभी हमसे जुड़ रहा है या फर्स्ट टाइम आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो सेशन को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको भी इस लेक्चर से बेनिफिट मिल सके. सो विद दिस लेट्स बिगिन द सेशन हियर विथ बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन आंसर सॉल्यूशन. सेट 2, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि हम लोग सेट 2 वाला पेपर ऑप्ट किए हैं. एंड यहाँ पे आपने देखा ही था, लास्ट सेक्शन में भी मैंने आपको बताया था लाइक आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है. फर्स्ट सेक्शन ए जो है उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 1 से लेके टोटल 16 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं जिसमें आपको असर्शन एंड रीजन के भी क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, जो आपका दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स मिलते हैं. जैसे 17 से 21 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे 2 मार्क्स के. देन यू हैव 22 से 28 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं. 29 से 30 आपके केस बेस्ड हैं 4 मार्क्स के. एंड द रिमेनिंग आर द 5 मार्क्स. सारे ही क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है. ऐसा नहीं है कि 33 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन करने हैं या 33 में से सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन करने हैं. ऐसा वाला कोई लॉजिक नहीं लगाना है. 33 के 33 क्वेश्चन करने हैं. साथ ही ऑप्शंस आपको दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर ही. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उनमें से चॉइस कर सकते हैं. वो भी ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन में दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट. So these are the general basic pattern of your CBSE board exam, जिसको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आप एक बार देख लेना अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले आपका सेकेंड पार्ट, राइट, बायोलॉजी एनालिसिस. Next, see the question number 21st basically ये जो आपका question है ना, this is also again based on your biotechnology techniques.
राइट। एक यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये प्रिंसिपल एंड इट्स टेक्निक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो अगेन टॉपिक नाम नोट कर लीजिए, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, दिस इज जस्ट अ टेक्निक, राइट। ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है, कि कौन सी फ्रेगमेंट बड़ी है कौन सी फ्रेगमेंट छोटी है, उनके बेसिस पे अगर आपके पास खूब सारी डीएनए की फ्रेगमेंट्स है, आपको उनको सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, सो यू कैन परफॉर्म दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। ये तो मैंने एक आपको जस्ट बेसिक प्रिंसिपल बता दिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है। द क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द सेट अप्स ए बी सी, तो ये तीन सेटअप आपके लिए दिया गया है, सेट ए, सेटअप बी एंड सेटअप सी। गिवन बिलो ऑफ द electrophoretic separation of a mixture of DNA fragments of varied length, answer the questions that follows। तो यहाँ पे तीन सेटअप दिए गए हैं जिसमें डीएनए के लेंथ को सेपरेट करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसी पे बेस तीन सेटअप बनाए गए हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो सेटअप ए है इसमें कैथोड है, एनोड है, ठीक है। यहाँ पे एक वेल है जिसके अंदर आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले हैं और ये हमारा जेल है जो कि यूजुअली एगरोज का बनाया जाता है, ठीक है। देन जो आपका सेकंड सेट है, अब इसमें आपने क्या देखा कि जब करंट फ्लो किया गया, करंट अप्लाई किया गया तो हमारा डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। दूसरा सेटअप आपको दिख रहा है जिसमें एनोड है, कैथोड है, अगेन ये वेल है, डीएनए डाला गया है, ठीक है। ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेड है, ठीक है। करंट अप्लाई करके एनोड से कैथोड की तरफ डीएनए मूव कर रहा है। जो तीसरा सेटअप है इसमें हमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड हमें मिल रहा है, ठीक है। ये तो हमारा सेटअप का डिटेल था। अभी यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस क्या दिए हैं, इन विच वन ऑफ द टू सेटअप ए एंड बी, इन दोनों सेटअप में किसमें लग रहा है वुड यू सी द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड एंड व्हाई, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इन दोनों सेटअप में किनमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेग्रीगेट होंगे, मतलब सेपरेट होंगे, ठीक है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक में हम इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। अभी जो हमारा डीएनए होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, राइट। अभी यहाँ पे आप क्या देखने को देख रहे हो कि अगर हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी में कैथोड और एनोड क्या होते हैं, देखो केटायन होता है प्लस, एनायन होता है माइनस, और उसी का जस्ट अपोजिट कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है, इसी में कंफ्यूजन होता है यूजुअली, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, केटायन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन होते हैं नेगेटिव, ठीक है। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड इस केटायन का जस्ट अपोजिट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और एनोड इसका जस्ट अपोजिटली चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब जो हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है, ठीक है, तो देखो इधर है कैथोड वाला टर्मिनल और इधर है एनोड वाला टर्मिनल, यानी नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है, ठीक है। अब जब आप इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही अप्लाई करेंगे, डीएनए सिंस इट इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो किधर मूव करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक साथ तो नहीं रह सकते हैं ना, दो चार्जेस एक साथ रह नहीं पाएंगे, तो वो किधर जाएगा, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे,
ठीक है। तो जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एनोड हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए तो हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो अभी यहाँ पे तो इनके बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन बन जाएगा, दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव है। करंट अप्लाई करोगे डीएनए आएगा ही नहीं, कहेगा मुझे तो पॉजिटिव यही मिला हुआ है, मैं नीचे क्यों जाऊं, नीचे तो नेगेटिव है, तो ये इनके पास तो आएगा नहीं बाद में रिपल होने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये नेगेटिव के पास आएगा इनको धक्का मार के कैथोड भगा देगा, कहेगा अरे मैं खुद ही नेगेटिव हूँ, मैं तुम्हें और नेगेटिविटी क्या लूं मैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमारा यहाँ डीएनए का कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, इन विच वन ऑफ द टू सेटअप ए और बी वुड यू सी द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड एंड वाई। तो अभी सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया ना कि सेटअप ए में हमारा डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, सेपरेट हो पाएगा। और क्यों हो पाएगा, क्योंकि डीएनए खुद एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहे हैं, इन सेटअप सी which one of the two 1 and 2 दो बैंड्स मिले हैं are the bands of longer fragment of DNA justify your answer। अब देखो जो longer fragments हमारे जो एग्रोज का जेल होता है ना उनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, राइट, वो तो फटाफट जेल के पोर्स को ना क्रॉस कर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे कौन होते हैं, डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। जो बड़े वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बेचारे पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्रॉस करना पड़ता है, लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो बड़े वाले पीछे ही रह जाएंगे, लॉन्गर वाले, छोटे वाले फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो जितने भी आगे आ चुके हैं वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं और जो पीछे रह गए हैं वो बेचारे लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेटअप सी में विच वन ऑफ द टू आर द बैंड्स ऑफ लॉन्गर फ्रेगमेंट्स। अभी बताओ दोनों में लॉन्गर फ्रेगमेंट कौन से होंगे, पहला वाला होगा क्योंकि ये यहीं पे रह गया है और ये फटाक से भाग आए हैं, तो ये शॉर्टर वाले फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है। तो द आंसर इज गिवन हियर गाइस। देखो ये हमारे बैंड्स हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, नेगेटिव हमारा कैथोड ऊपर है, एनोड नीचे है, ठीक है। ये हमने सैंपल डाल दिया है, ये हमारा कंट्रोल है और हमें बैंड्स देखने को मिल रहा है। लॉन्गर फ्रेगमेंट्स ऊपर ही रह जाते हैं, शॉर्टर फ्रेगमेंट्स हमारे नीचे आ जाएंगे, राइट। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, इससे क्वेश्चंस आपको रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। इस टेक्निक को, जितने भी आपके बुक में टेक्निक्स वगैरह दिए गए हैं ना, उनको आपको एनसीईआरटी वाले में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट, राइट। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक ह्यूमन डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम बनाना है, उनके सारे पार्ट्स को लेबल करना है। और लेबल किन किन पार्ट्स को करना है, 1 which help in the motility of the sperm, 2 which help in penetrating through the corona radiata and zona pellucida, which enters into the cytoplasm of human egg। तो उन 3 पार्ट को आपको लेबल करना है स्पर्म का, जो ये तीनों फंक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्पर्म का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैंने स्पर्म का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया है। ये क्या है, हमारा स्पर्म का हेड हो गया, ठीक है। ये हो गया इनका मिडिल पीस और ये हो गए इनके टेल, ठीक है। ये क्या हो गया, सपोज इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस और ये हो गए हमारे एक्रोसोमल वेसिकल, राइट। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज योर हेड ऑफ स्पर्म, दिस इज द नेक, ठीक है। ये क्या है, आपका मिडिल पीस है, ये आपका मिडिल पीस है, एंड दिस इज योर टेल, ठीक है। ये क्या है, टेल। हालांकि आपको ये सब नहीं लेबल करना है, आपको क्या लेबल करना है, आपको सिर्फ वही लेबल करना है जो पूछा गया है, ठीक है। हमें क्या क्या पूछा गया है हमने तो सारा ही लेबल कर दिया।
हमने क्या लेबल करना है सबसे पहले, विच हेल्प इन दी मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो देखो ये जो टेल होते हैं, ठीक है, ये टेल क्या है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म को चलाने के लिए ये टेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ही तो एनर्जी देता है ना, तो वो चल पाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि हु गिव्स एनर्जी, फ्रॉम वेयर इट गेट एनर्जी टू मूव, दैट देन इट विल बी मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मोटिलिटी पूछा है तो टेल उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which help in penetrating through corona radiata and zona pellucida। तो अभी देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोजोम, राइट। अब ये जो एक्रोजोम होते हैं ना, एक्रोजोम, ठीक है, ये जो हमारे एक्रोजोम होते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक प्रकार का वेसाइकल होता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वेसाइकल। ये वेसाइकल बने किस चीज से होते हैं, कहां से ये बन करके आते हैं, तो ऑब्वियसली गोल्जी बॉडीज से ये वेसाइकल बन के आते हैं। इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, राइट। क्या है इनके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये क्या करते हैं, हेल्प्स द sperm to penetrate wall of, helps the sperm to penetrate the wall of egg, or you can say to penetrate membrane of एग, ठीक है। तो वो जो जोना पेल्यूसिडा वाली मेम्ब्रेन थी ना और एग की मेम्ब्रेन, उसको पेनिट्रेट करने में ये एक्रोजोमल जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो एक्रोजोम के अंदर होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो सेकंड वाला आपके आंसर हो गए एक्रोजोम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन एग, राइट। अभी ह्यूमन एग के साइटोप्लाज्म में एंटर कौन करता है, तो ये पूरा पार्ट एंटर नहीं करता है, सिर्फ स्पर्म का ये न्यूक्लियस एंटर करता है। तो दिस इज योर थर्ड आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार जब हमारा स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है ना, तो उसमें से सिर्फ न्यूक्लियस निकलता है और वो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है, बाकी की बॉडी बाद में डिजेनरेट कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं कि पॉलीस्पर्मी को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एग है ना, वो सिर्फ एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। इफ इट गेट्स fertilized with more than one sperm, then that condition is called as a polyspermy, ठीक है। तो पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारा एग एक ही स्पर्म से पेनिट्रेट होता है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। तो टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, ऐसा क्या मैकेनिज्म है हमारे एग के अंदर, जाहिर सी बात है हमारे एग में ही वो मैकेनिज्म होगा ना कि वो रोक के रखेगा कि नहीं स्पर्म अब और नहीं आना, एक से फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म फॉलो करेगा जिससे कि पॉलीस्पर्मी ना हो सके एग में। तो देखो यूजुअली होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ये जो स्पर्म है आया, यहाँ पे आपको क्या मिला, एक्रोजोमल वेसाइकल होते हैं। ये एक्रोजोम जैसे ही एग के पास आएंगे, ठीक है, क्या होगा, पहले तो कुछ केमिकल हमारा एग रिलीज करेगा जिससे हमारा स्पर्म अट्रैक्ट होता है, ठीक है। स्पर्म एग के पास आया और इनके लेयर से बाइंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये सी अर्चिन का एग है, ये ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर नहीं है, सी अर्चिन का एग है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, लेयर से आएगा, पेनिट्रेट करेगा एक्रोजोमल वेसाइकल को, पहले देखो इसने पेनिट्रेट किया,
एंजाइम रिलीज किया जिससे पेनिट्रेशन हुआ, जैसे ही पेनिट्रेशन हुआ अब क्या हुआ, न्यूक्लियस एग के अंदर आ गया, ठीक है। अभी बाकी के स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर पाए तो होता क्या है कि जो एग का मेम्ब्रेन होता है ना, उसके अंदर ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर एक्सपोज हो जाते हैं और रिसेप्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे कि बाकी के स्पर्म जो है अब हमारे एग से बाइंड नहीं हो पाते। जब वो बाइंड होंगे तभी तो एंजाइम रिलीज करेंगे ना और पेनिट्रेट करेंगे, तो बाकी के स्पर्म इस रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो पाते हैं जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज हो जाएगा एग मेम्ब्रेन से, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा को काफी हार्ड कर देता है और उनके रिसेप्टर प्रोटीन को मॉडिफाई कर देता है। इससे बाकी के स्पर्म उससे बाइंड नहीं कर पाते हैं एंड विच रिजल्ट्स ओनली द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद द एग एंड प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, अगर हो सके तो थोड़ा सा डायग्राम में भी करके आप दिखा सकते हैं जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज आप सारे सीधे स्टेप्स भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, list two major reasons for using cow dung in a biogas plant instead of using domestic sewage. Mention one of the use of upsent slurry of the biogas plant. अभी देखो 23 में आपको दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही मतलब है क्वेश्चन 3 नंबर का ही, दो ऑप्शन है, आइदर यू डू दिस और यू डू दिस। ऑप्शंस में क्या पूछा है, नेम द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड इट्स माइक्रोबियल सोर्स जनरली यूज्ड बाय फिजिशियन टू ट्रीट द पेशेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। हम यहाँ दोनों सॉल्व करने वाले हैं। पहला वाला सॉल्व करते हैं, टू मेजर रीजन यूजिंग काउ डंग इन अ बायोगैस। देखो सबसे पहले तो बायोगैस होता क्या है, बायोगैस यूजुअली हमारे कह सकते हैं जो हमारे काउ डंग या ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, उनसे रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस हमारे वो बैक्टीरिया होते हैं जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करते हैं ना, तो उनके डिग्रेडेशन से उनके अंदर से मीथेन की गैस रिलीज होती है। जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रेड करते हैं ना, तो उन बैक्टीरिया के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बायोगैस, मीथेन की गैस रिलीज होती है। इसी मीथेन की गैस को कलेक्ट किया जाता है एंड वी कैन यूज इट फॉर अ बायोगैस, ठीक है, एज अ बायोगैस। बायोगैस कहा क्यों गया, बिकॉज वी विल गेट अ गैस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से गैस मिल रहा है इसलिए बायोगैस कहला रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो बायोगैस है हम अगर काऊ डंग से बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा इफेक्टिव मिलता है, बट अगर हम यही ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे अपने घर के जो ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह होती है उनसे लेते हैं तो हमें थोड़ा कम इफेक्टिव है। उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, आपको वो दो रीजन बताना है। तो देखो जो दो मेन रीजन है, सबसे पहले तो जो काऊ डंग होते हैं, ठीक है, काऊ डंग कंटेन्स मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। काऊ डंग में क्या होते हैं, मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि मीथेनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। मीथेनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो मीथेन की गैस रिलीज करते हैं, दैट इफेक्टिवली डिकम्पोज सेल्यूलोज एंड प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, यूजुअली ये जो बैक्टीरिया होते हैं सेल्यूलोज को डिकम्पोज करते हैं और हमारे गैस, मीथेन की गैस रिलीज करते हैं। दूसरा जो डोमेस्टिक सीवेज होती है, ठीक है, हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, डोमेस्टिक सीवेज मतलब जो हमारे घर से गंदा पानी वगैरह निकलता है, उसमें ना पैथोजेंस वगैरह भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, तो हमें हायर क्वांटिटी में लाइक हिंडर द बायोगैस प्रोडक्शन एंड द कंटामिनेशन। तो उससे ना प्रॉपर बायोगैस का प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है जितना कि हमें काऊ डंग से इफेक्टिवली मिल पाता है। तो ये दो रीजन है जो आपको याद रखना है कि हमें क्यों काऊ डंग में
से ज्यादा इफेक्टिव बायोगैस मिलता है। दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, एक तो ये रीजन है काउ डंग वाला। दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि अनस्पेंट स्लरी, ठीक है, ये जो अनस्पेंट स्लरी था, क्वेश्चन क्या था, मेंशन वन यूज ऑफ द अनस्पेंट स्लरी। अनस्पेंट स्लरी का मतलब क्या हुआ, एक बार जब बैक्टीरिया ने डिग्रेड कर दिया, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो गया, तो अब जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है ना, उसको अनस्पेंट स्लरी कहते हैं, ठीक है। तो जो अनस्पेंट स्लरी है, उनका इस्तेमाल अब फर्टिलाइजर के तौर पे किया जाता है। Am I clear to everyone? जो हमारा काउडंग था, उससे आपने क्या किया, मिथेनोजन्स डाल के बायोगैस बना लिया। अब जो रिमेनिंग बचा रह गया आफ्टर द मीथेन गैस रिलीजेस, वॉट एवर द रिमेनिंग यू हैव, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अनस्पेंट स्लरी। अब उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। सो दिस इज द यूज। Next, name the bioactive molecule and its microbial source generally used by physician to treat the patient for, right? तो अभी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि bioactive molecule एंड उसके जो सोर्स हैं जनरली जिनको यूज किया जाता है डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसा कि ऑलरेडी यू नो कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नॉट ओनली हार्म अस बट देयर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प अस आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द मेडिसिन्स एंड ऑल। सो वही क्वेश्चन है, अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बन रहा है तो ऑब्वियसली वो बायो एक्टिव ही हुए, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मेडिसिन है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करते हैं। सो हियर वी हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज योर स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलता है हमें, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिलता है जो कि बायोएक्टिव मतलब कोई एंजाइम है, ठीक है। वो कहाँ से मिला है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिला है। हाई कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन है जो हमें कहाँ से मिलता है, मोनास्कस परप्यूरस से। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वी आर यूजिंग साइक्लोस्पोरिन ए विच इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से हमें मिलता है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरस से स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज। करते क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज डिसॉल्व द क्लॉट। अब चूंकि हमारा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स में, तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, ये क्या करते हैं, उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं और प्रॉपर ब्लड का फ्लो कराते हैं, ठीक है। कहां से मिला है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस से मिला। स्टैटिन क्या करता है, एलडीएल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, लो डेंसिटी लिपिड, बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो उसको कम करता है। कहां से मिलता है, मोनास्कस परप्यूरस से। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है, कोई बॉडी का दूसरा ऑर्गन हमारे बॉडी में आता है तो ऑब्वियसली हमारे इम्यून सेल्स उसको फॉरेनर समझ के फाइट करते हैं। तो वहां पे हम उन इम्यूनिटी को, इम्यून सेल्स को सप्रेस करने के लिए, रोक के रखने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए नाम का ड्रग देते हैं जो कहां से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मेंशन द एडवांटेज ऑफ ART, एक्सप्लेन द ICSI एंड AI मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले तो हम ART की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमेशा ART से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आपसे सेक्स एजुकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, राइट। ART की अगर हम बात करें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्या एडवांटेज होते हैं इनके, यूजुअली
वो पेरेंट्स जो फर्टाइल, मतलब ऐसे कह सकते हैं वो पेरेंट्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, जिनके अंदर सपोज करिए कि एग ही नहीं बन पा रहा है ओवरी में, ठीक है, स्पर्म का काउंट बहुत कम है या स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है, ठीक है, तो मतलब कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर पाता। अब अगर एग ही नहीं बन पाएगा फीमेल की बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब ही बंद हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, राइट। कई सारे ऐसे तो ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे कि जो पेरेंट होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए ये एआरटी टेक्निक्स काफी एडवांटेजियस होती है, बिकॉज इस मेथड से हम बाहर से ही, जैसे अगर सपोज ओवरी में एग नहीं आ रहा है तो हम बाहर से एग फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। स्पर्म मोटाइल नहीं हो पा रहा है, नंबर स्पर्म का कम है, तो हम बाहर से स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है तो हम फैलोपियन ट्यूब में जो हमारी एग है वो निकाल लेंगे, बाहर स्पर्म लेकर फ्यूज करा के सीधा यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। तो ये वो सारी टेक्निक्स के मदद से हम पेरेंट्स को लाइक किसी भी कपल को पेरेंट्स बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआरटी टेक्निक्स। तो इनको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज में क्या लिखेंगे, हेल्प्स इन फर्टाइल कपल टू कंसीव चिल्ड्रन व्हेन नेचुरल कंसेप्शन फेल। तो जब नेचुरल तरीके से अगर नहीं पेरेंट बन पा रहे हैं तो डेफिनेटली एआरटी के मेथड से दे कैन बी। ऑफन वेरियस टेक्निक लाइक आईवीवी, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन इंजेक्शन, ZIFT zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer for different infertility issues. Useful in treating both male and female infertility problem, right? अभी ये ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल के केस में ही हेल्पफुल है, मेल में भी, इस मेल के लिए भी ये टेक्निक यूज की जा सकती है। अलाउ डोनर गैमेट और सरोगेसी इन स्पेशल केसेस। तो ये क्या करते हैं, डोनर गैमेट्स और सरोगेसी स्पेशल केसेस में लाइक with the help of this ART technique we can get the gametes and surrogacy, enable pre-implantation diagnosis to detect genetic disorder। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं ART टेक्निक के। नेक्स्ट क्वेश्चन ART में जो आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द ICSI एंड AI मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। देखो ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। यूजुअली इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई चांस ही नहीं है कि कोई गड़बड़ हो, मतलब स्पर्म को सीधा इंजेक्ट कर दिया गया ओवम के साइटोप्लाज्म में, कि मतलब जबरदस्ती का फ्यूजन करा ही रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एग को और स्पर्म को आसपास छोड़ दिए कि अब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करे, वो चांस भी नहीं दे रहे हैं, सीधा फर्टिलाइजेशन करा दे रहे हैं। तो वही है कि सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं यूजिंग अ माइक्रोपिपेट, मेनली उस केस में जहां पे मेल इनफर्टाइल है, लो स्पर्म काउंट है, पुअर मोटिलिटी है, ठीक है। बाद में उसको ओवम को सीधा यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के यूट्रस में। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो दोनों ही केस में स्पर्म को ही डाला जा रहा है, एक में ओवम के साइटोप्लाज्म में और दूसरे में यूट्रस में। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूट्रस के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। हेल्प्स इन द केस ऑफ सेम वही जो प्रॉब्लम है, या फिर कभी कभी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रिफ्ट और गिफ्ट, ये दोनों टेक्निक भी पढ़ लीजिएगा। अगर इस साल आपसे ICSI और AI पूछा है तो डेफिनेटली चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर आपसे जिफ्ट और गिफ्ट के बारे में पूछा जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैक्टीरिया
usually widely used in biotechnology to create a GM cotton crop resistant to bollworm attack. ठीक है, explain the GM cotton crop is able, explain how it is able to resist insect attack. तो सबसे पहले तो जो साइंटिफिक नाम है उस बैक्टीरिया का विच इज यूज्ड इन द बायोटेक टू क्रिएट अ जीएम क्रॉप, राइट, उसका नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis. बैसिलस thuringiensis, ठीक है, बैसिलस thuringiensis, इसको याद कर लीजिएगा, thuringiensis, ठीक है, GIENSIS, GIEN, ठीक है. तो बैसिलस thuringiensis जिनको इन शॉर्ट हम बीटी के नाम से जानते हैं, तो बीटी बैसिलस thuringiensis उस बैक्टीरिया का नाम है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में डाला गया था. ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके थोड़ा बेसिक्स समझ लेते हैं. ठीक है, कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है यहाँ पे. देखो, जो हमारा कॉटन का प्लांट होता है, ठीक है, यूजुअली कॉटन के प्लांट में ना लेपिडोडर्पन या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बॉल वॉर्म जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनका काफी आतंक होता है हमारे कॉटन के प्लांट पे. यूजुअली वो कॉटन के प्लांट पे हमारे बॉल वॉर्म्स आते हैं और उनको खराब करते हैं. तो पहले के टाइम पे जब बायोटेक इतना इवॉल्व नहीं था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमारे जो ये बीटी है ना, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, इनके स्पोर्स को पानी में घोल करके और स्प्रे किया जाता था प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, तो अभी क्या होता था, जब स्प्रे करते थे तो जब वो बॉलवर्म इंसेक्ट आता था कॉटन प्लांट पे और उस प्लांट पे जैसे ही खाना शुरू करता था, ऑलरेडी उस पे बैक्टीरियल स्प्रे प्रेजेंट है. तो हुआ क्या, जैसे ही वो स्प्रे खाया, बैक्टीरिया से टॉक्सिन निकला और उसको मार दिया. ठीक है, अभी जब बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, तो साइंटिस्ट ने कहा ये तो बड़ा लंबा मेथड है, जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट पे स्प्रे हो भी. तो उस मेथड में क्या किया गया कि बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया थी, उसके अंदर एक जीन होती है और उस जीन को कहा जाता है क्राई प्रोटीन. ठीक है, क्राई प्रोटीन नाम एक जीन होती है, क्राई जीन्स, यूजुअली आप ऐसे समझिए, क्राई जीन होती है. ठीक है, इस क्राई जीन से क्राई प्रोटीन्स बनती है, CRY यूजुअली क्रिस्टल प्रोटीन बनता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्राई बोला जाता है. ठीक है, तो हुआ क्या कि जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया था ना, उसके अंदर एक जीन था क्राई जीन. क्राई जीन से बनता है क्राई प्रोटीन. ये जो क्राई प्रोटीन है ना, ये टॉक्सिन होता है. किसके लिए टॉक्सिन होता है? उस बॉल वॉर्म इंसेक्ट के लिए. होता क्या है कि जैसे ही ये प्रोटीन, जैसे ही वो बॉल वॉर्म ना प्लांट्स को खाता है, तो ये वाले जो जीन प्रोटीन है उनके अंदर चले जाते हैं इंसेक्ट के. इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, उस जैसे ही वो प्रोटीन उनके गट में जाता है, अब उनका जो गट होता है ना, वो एल्कलाइन मीडियम होता है, एसिडिक नहीं होता है, एल्कलाइन होता है. एल्कलाइन मीडियम में ये जो टॉक्सिन प्रोटीन, क्राई प्रोटीन टॉक्सिन रिलीज करता है, ये जो टॉक्सिन है ना, ये उनमें एक्टिवेट हो जाते हैं एल्कलाइन मीडिया में, और उस बॉल वॉर्म का जो गट का मेम्ब्रेन था ना, उसको पोर्स कर देते, छेद करने लग जाते हैं, जिससे उसमें पूरा पानी भर जाता है और वो बेचारा इंसेक्ट फूल फूल के मर जाता है. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्राई प्रोटीन वाला जीन निकाला बैक्टीरिया से और प्लांट के अंदर वो जीन डाल दिया. तो अब जो नए प्लांट निकले कॉटन वाले, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाए. क्यों? क्योंकि उनके जीन में हमने बैक्टीरिया का क्राई जीन डाल रखा है. तो जब वो क्राई जीन वाला प्रोटीन, वो क्राई जीन प्रोटीन इनकोड करेगा,
उसको जैसे ही इंसेक्ट खाएगा टॉक्सिन उसके अंदर जाएगा और वो मर जाएगा। तो बस यही कहानी थी इनकी। क्या हुआ, पहले बीटी जो है हमारे इनऑक्टिव फॉर्म में क्रॉप्स में डाले जाते हैं, फिर ईटन बाय द इंसेक्ट, टॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड। फिर क्या हुआ, जो टॉक्सिन था एल्कलाइन मीडिया में, टॉक्सिन एक्टिवेटेड इन एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, राइट। उससे क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ द गट। अभी क्या हुआ, उसमें पोर्स क्रिएट हुए, पानी अंदर भरा, स्वेलिंग हुआ एंड आफ्टर दैट अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो ये पूरा मैकेनिज्म था आपके जीएम कॉटन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही हो गया, दोनों हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरस एंड अ बी स्पीशीज। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। सबसे पहले तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप वो रिलेशन होते हैं जिसमें दोनों क्या करते हैं, जिसमें हमारे दोनों ही हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों को ही फायदा होता है, उनको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डिस्क्राइब द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरस एंड अ बी स्पीशीज। तो ऑर्किड ओफायरस है और बी स्पीशीज है। ठीक है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है। देखो जो हमारा फ्लावर है ना, ये एक बी के जैसा लग रहा है, राइट। ये कैसा लग रहा है, एक बी के, मेल बी फीमेल बी को रिजेंबल करता है। ठीक है, अब इस फीमेल बी को देख करके जो हमारा मेल बी है ना, वो अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही वो अट्रैक्ट हुआ और इस फ्लावर के पास आया, तो अब क्या हुआ, इस मेल बी से जो भी पॉलन अटैच होंगे, ठीक है, वो पॉलन कहाँ गए हैं, वो पॉलन इस फ्लावर पे आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब पॉलिनेशन होगा और फर्दर फर्टिलाइजेशन और सीड बनेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो गया हमारे फ्लावर में, पॉलिनेशन हुआ। बी को कैसे फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको एक स्यूडो स्टिमुलेंट मिल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल है और वो कॉपुलेशन करने के लिए उस फ्लावर पे जाके अटैच हो रहा है। तो दोनों को ही फायदा हो रहा है, एक तो मेल को स्टिमुलेंट मिल रहा है और दूसरा फ्लावर को पॉलन मिल रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, फ्लावर मिमिक करती है अपीयरेंस, टेक्सचर एंड सेंट ऑफ अ फीमेल बी। मेल अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द फ्लावर, मिस्टेकिंग पोटेंशियल एंड अटेम्प्ट टू कॉपुलेट। और इसी को स्यूडो कॉपुलेशन, मतलब प्रॉपर कॉपुलेशन नहीं होता है, फॉल्स कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन याद रखिएगा। पॉलन ग्रेन अटैच होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और यही फर्दर हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट है केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जितने भी बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, केस स्टडी टाइप ऐसे वाले बहुत इजी होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बड़े वाले क्वेश्चन को देख के पहले ही छोड़ देते हैं कि अरे भाई कौन पढ़ेगा ये, बट सबसे इजी वही होता है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन कितना ईजी आया है। A population of snake lived in a desert with a brown sand। ठीक है, तो एक स्नेक का पॉपुलेशन है जो ब्राउन सैंड में रह रहा है। Study the drawing given below shown the change in the population from 1 to 2 over the time. Brown snakes and gray snakes represented by the allele A and A। तो जो ब्राउन स्नेक था, ठीक है, ब्राउन स्नेक था, उसका एलील A है, और जो ग्रे स्नेक है उसका एलील स्मॉल a है। जो कैपिटल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, स्मॉल वाले रेसेसिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये वाला जो पॉपुलेशन है, इसमें हमारे
ब्राउन डेजर्ट में ब्राउन स्नेक और ग्रे स्नेक दोनों रह रहे, एलील दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, if the frequency of recessive trait A is 9%, what is the frequency of homozygous dominant and heterozygous dominant snake? तो अगर recessive trait की frequency 9% दी है तो homozygous dominant और heterozygous की frequency कितनी होगी? ठीक है, देखो यहाँ पे recessive trait की frequency है AA एलील है 9% है, और ए रेसेसिव को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट वाले को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q स्क्वायर कितना आ गया 0.09, ये गिवन है। ठीक है, अब इसको अंडर रूट करेंगे तो Q कितना आ गया 0.3, P प्लस Q होता है 1 हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो P निकाल लेंगे 1 माइनस Q, तो क्या आ जाएगा 0.7। अब देखो हमें डोमिनेंट वाले का एलील मिल गया यहाँ पे, अब होमोजाइगस डोमिनेंट निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 0.49, 49%। हेटेरोजाइगस का निकालना है तो 2pq होता है, 2 इंटू ये 42% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट 49, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 42। ठीक है, तो ये तो हमें पहले का आंसर मिल गया। दूसरा कह रहा है नेम द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन दैट मस्ट ऑपरेटेड सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ 2 इवॉल्व फ्रॉम पॉपुलेशन 1। अब देखो यहाँ दूसरे में क्या हो रहा है कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड आ गई। अब देखो जो बर्ड आएंगी उनको कौन से वाले स्नेक्स दिखेंगे, ऑब्वियसली उनको ग्रे स्नेक्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राउन सैंड है, तो ब्राउन स्नेक्स तो कॉमोफ्लेक कर ले रहे हैं, छुप जा रहे हैं। ग्रे स्नेक्स उनको प्रोमिनेंटली दिखेंगे और बर्ड्स उनको पिक करके खाना शुरू कर देंगी। तो धीरे धीरे किसके पॉपुलेशन में कमी आ रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन में ग्रे वाले स्नेक के कमी आ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसने नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व कर लिया, कॉमोफ्लेक कर पाए, वो तो सर्वाइव कर गए, जो नहीं कर पाए वो मर गए। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन हो रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन वाला होगा। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा फेवरिंग द डोमिनेंट एलील। ठीक है, मतलब रेसेसिव जो एलील थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, डोमिनेंट वाले एलील सर्वाइव कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का 29 और 30, दो क्वेश्चन आपके इस केस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है, फिगर दिया गया है, एक स्वीडन का है और एक रवांडा का है। ये इंटरनेशनल डाटा का बेस है एज और पॉपुलेशन को लेकर के। ठीक है, यहाँ एज ग्रुप दी गई है 0 to 4 ईयर्स, 5 to 9 ईयर्स से 85 प्लस, और नीचे उनका पॉपुलेशन दिया गया है। ठीक है, अब ये स्वीडन का है ग्राफ, और ये जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का और ईयर्स, ये रवांडा का ग्राफ है। तो ये पिरामिड जैसा ग्राफ उसका दिख रहा है रवांडा का, और वो स्वीडन का था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, what can be inferred from the very broad base of Rwanda age pyramid? Support your answer with the data provide। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रॉड बेस दिख रहा है आपका रवांडा का, ये पिरामिड का, ये क्या बता रहा है? तो देखो जितना ब्रॉड बेस है वो कितने हैं, यंगर हैं 8 to 2%, 0 से लेके 4 ईयर्स तक के हमारे कैसे हैं, यंग हैं, ब्रॉड हैं। ठीक है, काफी यंग है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ब्रॉड बेस इंडिकेट हाई बर्थ रेट, मतलब बहुत ज्यादा बर्थ हुआ है, तभी तो 0 से 4 ईयर्स में हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द यंग इंडिविजुअल। सो चिल्ड्रन की एज 0 से 4 होगी 8.2%, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, दिस शोज दैट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जितने ज्यादा यंग होंगे वो धीरे धीरे मैच्योर होंगे और फिर वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे रैपिड पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, स्वीडन हैज एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम विड्थ नियर इट्स बेस एट द एपेक्स। अब देखो यहाँ पे स्वीडन में क्या दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हमें बता रहा है, इस तरह के जो पिरामिड होते हैं ना, इनको हम स्टेबलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स स्टेबल पॉपुलेशन, जहां पे बर्थ और डेथ
दोनों लो है, ना तो ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं ना तो ज्यादा लोग मर रहे हैं, एक हमें स्टेबल ग्राफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज अक्रॉस मोस्ट एज ग्रुप्स आर फेयरली इवन, शोइंग लो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अ बैलेंस्ड एज स्ट्रक्चर। सो स्वीडन का जो पिरामिड है वो स्टेबल पिरामिड है, रवांडा का जो पिरामिड बनेगा वो एक्सपैंडिंग पिरामिड बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का ही है, आपने देखा होगा ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजी वाला है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें ये पिरामिड वाला क्वेश्चन दिया है, तो बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो आपको जब भी पढ़ाई करनी है ना, एकदम से ये नहीं कि रट जाना है, कॉन्सेप्ट को समझ के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दे आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज एंड कट द डीएनए। तो हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के सीक्वेंस को कट करते हैं। हमने कौन सा यूज किया? BAM-H1 इज वन सच एंजाइम व्हिच बाइंड्स एंड GGC and cleave this sequence between G and G on each strand, जबकि ALU1 जो था ये इससे बाइंड करता है और GC को कट करता है। तो सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहां पे वो कट करते हैं। BAM-H1 जहां GG होगा GG के बीच में कट करते हैं और ALU1 G और C के बीच में कट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ALU1 is used to cut the given DNA strand, ठीक है, अगर हमने ALU1 डाल दिया, how many DNA fragment forms? तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि हमने ALU1 डाला है तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे। ALU1 कहाँ पे कट करता है? G और C के बीच में कट करता है। तो जहां पे भी ये AGC, देखो इसका क्या सीक्वेंस है, AGC है, AGC यहां मिल गया हमें और कहां मिल रहा है? AGC यहां मिल रहा है। तो यानी एक कट यहां लग जाएगा, एक कट यहां लग जाएगा। तो देखो एक फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट, तीन फ्रेगमेंट मिल गए हमें, तीन फ्रेगमेंट यहां पे। बस इसी तरह करना है इसको, ठीक है। स्ट्रैंड दिया हुआ है, जहां पे भी GC होंगे उसको कट करेंगे, हमें तीन फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। दूसरा कह रहा है विच ऑफ द टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 और ALU विल बी प्रेफरली यूज्ड, कौन सा दोनों में से यूज किया जाता है मोस्टली। अब देखो जो हमारा BAM-H1 है ना, ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये स्टिकी एंड देता है। ALU जो है ये ब्लंट एंड देता है। स्टिकी और ब्लंट में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए ये DNA अगर बीच में से ऐसे कटता है तो हमें इस एंड को हम ब्लंट कहते हैं, लेकिन स्टिकी किसको कहेंगे? ऐसे वाले जो कट लगते हैं ना, इनको स्टिकी एंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तीसरा क्या है क्वेश्चन? आफ्टर बाइंडिंग टू द टू स्ट्रैंड डबल हेलिक्स DNA, वेयर स्पेसिफिकली डज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट टू कट द DNA, ठीक है। आपको बताना है कि जैसे ही वो बाइंड करता है तो किस सीक्वेंस पे वो कट करेगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें उसको क्या चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए होता है। तो स्पेसिफिक बाइंडिंग सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब जो आगे से भी सेम दिखे, पीछे से भी सेम दिखे, वैसे सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, write the specific sequence of DNA segment recognized by the restriction endonuclease ECO-R1। तो देखो ECO-R1 के लिए जो रिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस है दैट इज GAATTC है, जो कि स्टिकी एंड देता है। ये याद कर लेना, ECO-R1 का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेक्शन E, क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे क्या कह रहे हैं? लाइफ साइकिल, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम द टाइम इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी टिल अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट। मेंशन द टू इवेंट ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल अकर विद इन द फीमेल एनोफिलिस।
दूसरा ऑप्शन या तो आप ये कर लो, 5 नंबर पा लो, या तो आप 2 डिफरेंस लिख दो मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर में, और 3 डायग्नोस्टिक टेक्निक लिख दो कैंसर के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, दोनों आपको 5-5 नंबर देंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। देखिए, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो खुद से हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम को कौन चाहिए होता है? मॉस्किटो चाहिए होता है। कौन सा मॉस्किटो चाहिए होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, जब प्लाज्मोडियम उसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो मॉस्किटो जो है वो कैसी हो गई? वो मलेरिया वाली मॉस्किटो हो गई, हमारी डेंगू वाली, सॉरी मलेरिया कॉज करने वाली मॉस्किटो हो गई। ठीक है, अभी क्या हुआ? उस मॉस्किटो ने आपको काट लिया। ठीक, तो जब वो मॉस्किटो आपको बाइट करती है, तो जो पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम है, वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे ब्लड में एंटर करेगा। ठीक, ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये कहाँ जाते हैं? हमारे लीवर के सेल्स के अंदर जाते हैं। याद रखना, मॉस्किटो ने काटा, स्पोरोजोइट हमारे लीवर के अंदर पहुंचे। लीवर के सेल में जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं और मीरोजोइट में कन्वर्ट होते हैं। तो स्पोरोजोइट के फॉर्म में अंदर आया। ठीक है, जब वो काटा ना, तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के फॉर्म में अंदर आए। ये स्पोरोजोइट लीवर में पहुंचे, मल्टीप्लाई किए और मीरोजोइट बन गए। मीरोजोइट फिर लीवर को छोड़ के बाहर निकलते हैं और हमारे रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मीरोजोइट क्या हुआ? ट्रोफोजोइट में बदले, मैच्योर हुए। ट्रोफोजोइट इन द रेड सेल्स बिकम आइदर साइजोन्ट और गैमेटोसोइट। तो अभी क्या हुआ? मीरोजोइट्स जो थे ना, अब ये हमारे आरबीसी के अंदर फिर से अपने आप को खूब ज्यादा डिवाइड किए, और इतना ज्यादा डिवाइड किए कि हमारी आरबीसी की सेल बर्स्ट कर गई, फट गई। अब या तो उनमें हमारे गैमेटोसाइट बनेंगे, या तो उसमें हमें साइजोन्ट मिलेंगे। ठीक है, साइजोन्ट अगर हैं तो वो और ज्यादा मीरोजोइट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर गैमेटोसाइट हैं तो वो वेट करेंगे किसका? मॉस्किटो का। ठीक है, अगर गैमेटोसाइट हमारे ब्लड के अंदर है तो वो वेट करेंगे मॉस्किटो का। मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, गैमेटोसाइट ब्लड के थ्रू मॉस्किटो के गट में चले जाएंगे। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो गैमेटोसाइट हैं, अगर फीमेल मॉस्किटो है, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइज्ड मेल फीमेल गैमेट फॉर्म जाइगोट और ऊकाइनीट बनेंगे। ये जो ऊकाइनीट है हमारे गट से, मॉस्किटो के गट से अटैच होंगे, oocyst बनेंगे। oocyst ग्रो करेगा, मैच्योर oocyst होकर बर्स्ट करेगा, स्पोरोजोइट बनेगा। ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के इकट्ठे रहेंगे। अब ये मॉस्किटो फिर से अगर किसी को काटेगा तो उनके गट से स्पोरोजोइट फिर से पर्सन के अंदर जाएंगे और उसे बीमार करेंगे। अच्छा, सिम्टम्स कब आएंगे? जब ये मीरोजोइट रिलीज होते हैं ना, तो इसी दौरान हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से फिर मलेरिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जो हमारे प्लाज्मोडियम चलाते हैं। ठीक है, कौन सी वो 2 स्टेज है जो हमारे फीमेल एनोफिलिस के अंदर चलती है? तो पहला तो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेटोसाइट का। दूसरा स्पोरोजाइट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट ऊकाइनीट में डेवलप होता है, ऊकाइनीट oocyst में, oocyst से फिर से स्पोरोजोइट। तो ये 2 इवेंट होते हैं मॉस्किटो के गट में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो साइकिल है वो हमारी मॉस्किटो और हमारे अंदर, दोनों के अंदर ये साइकिल चल रही है। ठीक है, इसी का दूसरा और वाला ऑप्शन क्या था? मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर के बारे में आपको डिफरेंस लिखना था। देखो, ट्यूमर जो होता है, यूजुअली जब हमारे सेल्स पॉलिफरेट करना शुरू कर जाते हैं अनलिमिटेड, ठीक है, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं, ठीक है, जो एक ही जगह पे लोकलाइज रह जाते हैं, जहां पे हुआ वहीं पे इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। डज नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये 2 डिफरेंस हमारे मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर के।
कौन से 3 डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होते हैं हमारे कैंसर के? एक तो बायोप्सी, अगर लगता है कि किसी जगह पे ट्यूमर हो रहा है तो हम वहां से उस टिश्यू को बाहर निकालते हैं और वहां के सेल की कल्चरिंग करके उसकी स्टडी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेल मैलिग्नेंट हो चुका है या ट्यूमरस कैंसरस हो चुका है, तो इसको बायोप्सी कहा जाता है। तो बायोप्सी यूजुअली किया जाता है कैंसर सेल के डिटेक्शन के लिए। इमेजिंग टेक्निक, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट कर लेते हैं। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट डिटेक्ट कैंसर मार्कर लाइक पीएसए, ल्यूकेमिक सेल्स इन ब्लड। तो ये 3 मेथड है जिनसे हम कैंसर्स को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अगेन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 devices that flowering plant develop to encourage cross pollination. Why do plant discourage self pollination? Select one reason. तो आपको पहले तो वो 4 मेथड लिखने हैं जिसमें हमारा जो प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे। ठीक है, कौन से वो 4 मेथड हैं जिसमें हमारे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होंगे और क्रॉस पॉलिनेशन होगा? तो पहला डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड कार्पल एट डिफरेंट टाइम्स। तो अभी देखो क्या होगा कि जब एक ही समय पे दोनों मैच्योर होंगे तो तुरंत पॉलन निकलेगा, स्टिग्मा पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और सीड बन जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा फटाफट। तो अगर सपोज करो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक पहले मैच्योर हो रहा है, एक बाद में मैच्योर हो रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हर्कोगैमी, बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा। हर्कोगैमी में एंथर और स्टिग्मा के बीच में बैरियर आ जाता है जिससे कि पॉलन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? पॉलन फेल्स टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है कि हमारा जो पॉलन है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता है। 14 यूनिसेक्सुअलिटी, मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पे हो तो उससे भी सेल्फ पॉलिनेशन बच जाता है। क्यों डिस्करेज किया जाता है? ऑब्वियसली अगर एक ही पॉलन बार बार अपने ही स्टिग्मा को करेगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, सेम जीन बार बार चीजें आएंगी, तो उससे बचने के लिए यूजुअली जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है आपके सीधे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जहां पे आपको ओवेरियन और यूटेराइन इवेंट के बारे में बताना है। ठीक है, विद द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो देखो यहाँ पे ये साइकिल अगर आपको समझ में आती होगी तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। यूजुअली 4 फेज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चारों में देखो इवेंट कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा? ओवरी में देखने को मिलेगा, यूट्रस में चेंजेस होंगे, हार्मोन लेवल पे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम हार्मोन लेवल पर चेंजेस देखें तो देखो ओवेरियन हार्मोन का जो लेवल है, ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं ईस्ट्रोजन और जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, राइट, वो क्या हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज में। देखो यहाँ पे अभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल है। जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है इस टाइम हमारा जो ईस्ट्रोजन है वो ज्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन अभी भी नॉर्मल है। पिट्यूटरी से LH और FSH निकलते हैं, यहाँ पे इनका लेवल पीक पे चढ़ता है तो इवोल्यूशन होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है, पॉलीफरेटिव फ्लो है, देन सिक्रीटरी। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है ना वो 1 से 28 डेज का होता है। ठीक है, यूजुअली ये साइकिल 1 से 28 डेज का होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज हमारा 1 से 5 डेज होता है। उस दौरान होता क्या है, ब्लीडिंग फेज होती है। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम की वॉल होती है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है तो हमारी एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो डीजेनरेट होती है और डीजेनरेशन की वजह से ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। 6th से जो फर्दर डे होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें हमारे ओवरी के अंदर फॉलिकल्स जो है वो डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। तो फॉलिकुलर फेज 6 से 14 के बीच में होता है जिसमें हमारे फॉलिकल्स ग्रोथ करते हैं और उनके ग्रोथ से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है
जिससे कि हमारे एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन फिर से होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बनना शुरू होता है। और जैसे ही LH का बढ़ जाता है ओव्यूलेशन होता है। ल्यूटियल और सीक्रेटरी फेज फिर से 15 से 28 है, जिसमें हमारा LH जो है कॉर्पस लूटियम जैसे ही एक बार ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी निकल जाता है, ठीक है, जो ओव्यू जो हमारा oocyte है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, तो अब वो कॉर्पस लूटियम बन जाता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और वही प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बाद में मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये पूरे फेज हैं, इनको एक बार आपको पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं हर साल आपसे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज the influence of both the alleles, like question number 33। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे? All right, so here we have question number 33. The influence of both the alleles in a heterozygous state is clearly expressed in codominance. So देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मिला था फर्स्ट वाले सेशन में, अभी यहाँ पे इन कोडोमिनेंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। सबसे पहले तो कोडोमिनेंस होता क्या है? देखो, कोडोमिनेंस वो फिनोमेना है ना जिसमें हमारे जो जितने भी डोमिनेंट एलील है ना वो सब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कहेगा नहीं चलो मैं कर लेता हूं तो मत करो, जो भी है सब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, यूजुअली हमारा जो ब्लड ग्रुप A होता है ना, इसके पीछे जो जीन इन्वॉल्व होते हैं वो IA और स्मॉल i होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें तो IA, IB और I स्मॉल i, ये तीन एलील्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो यूजुअली किसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं एंटीजन। अगर एंटीजन A है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो ब्लड ग्रुप है वो A हो जाएगा। अगर इस पे एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, और अगर इस पे एंटीजन A और B दोनों है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है AB, और अगर कुछ नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंटीजेंस हैं, बेसिकली एंटीजेंस क्या होते हैं? दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो इनको कोई ना कोई जीन होगा जो कोड करेगा। ठीक है, तो अगर एंटीजन A है तो इसको कोड करने के लिए जो एलील्स होते हैं वो IA और स्मॉल i होते हैं। ठीक है, यूजुअली A और B वाले जो जीन होते हैं ना, ये IA और IB, ये हमारे डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो स्मॉल i वाले होते हैं ये रेसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेसेसिव होते हैं। तो अब देखो, अगर किसी के ऊपर ब्लड RBC के मेम्ब्रेन पर अगर एंटीजन A है, दैट मीन्स कि उसके पास कौन सा एलील है? IA और स्मॉल i है। अगर B है तो एलील कौन सा है? IB और स्मॉल i है। अगर ब्लड ग्रुप O है तो उसके पास स्मॉल i एलील है। राइट, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि फादर है जिसका ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप AB है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो चिल्ड्रंस होंगे इनके, ठीक है, उन चिल्ड्रंस के ब्लड ग्रुप क्या होंगे? राइट, तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो क्या होगा? इनके पास जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे? IA होगा और स्मॉल i होगा। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप AB है तो यहाँ पे एक तो एलील IA है, एक एलील IB है। राइट, तो अब देखो इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा IA,
ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, IA, IB, और क्या मिलेगा, IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई। दैट मीन्स कि ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, AB भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। तो ये वो ब्लड ग्रुप्स हैं जो उनके चिल्ड्रंस के होंगे। तो इस तरीके से अभी देखो यहाँ पे अगर आई, ए और बी ये दोनों डोमिनेंट ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल ए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ब्लड ग्रुप क्या बन जा रहा है, ए बी बन जा रहा है, ठीक है। तो यही कोडोमिनेंस होता है जिसमें दोनों डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा, a group of gene are regulated and expressed together as a unit in a lac operon। अब देखो ये lac operon क्या होता है, ठीक है। Explain the mechanism of switching on, ठीक है, and the regulation of lac operon refer to a negatively justify the answer। तो सबसे पहले तो हम lac operon के बारे में समझ लेते हैं। देखिए lac operon बेसिकली ना सेट ऑफ जीन होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ जीन अपने आप में अरेंज होते हैं तो वो एक ओपेरॉन बनाते हैं। ओपेरॉन क्या है, एक सेट ऑफ जीन होता है। लैक ओपेरॉन जो लैक्टोज से इंड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक जीन का सेट है जिसको हमने ओपेरॉन कहा, राइट। अभी क्या है कि इसके पास एक प्रोमोटर होता है, एक इंड्यूसर होता है, ऑपरेटर होता है, और ये तीन जो जीन है ना ZYA ये अलग अलग प्रोटीन कोड करते हैं, ठीक है। अब देखो जब इंड्यूसर नहीं है, मतलब जब बैक्टीरिया ने लैक्टोज नहीं खाया है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो इंड्यूसर है ना आई, ये रिप्रेसर mRNA कोड करता है। ये जो mRNA है ये जाता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाता है। अब अगर ऑपरेटर से जाके ये बाइंड हो गया तो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, तो ये तीनों कोई भी mRNA नहीं बना पाएंगे, प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। अब मान लो कि बैक्टीरिया को हमने लैक्टोज दे दिया, यानी इंड्यूसर दे दिया, तो ये जो लैक्टोज होंगे, जो इंड्यूसर होंगे ना, ये क्या करेंगे, रिप्रेसर से बाइंड हो जाते हैं। जब ये रिप्रेसर से बाइंड हो गए तो ऑपरेटर फ्री हो गया, ऑपरेटर फ्री हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये सारे प्रोटीन, सारे एंजाइम्स बन गए जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में, अभी देखो यहाँ पे लैक्टोज है तो क्या हो रहा है, ये mRNA की सिंथेसिस हो रही है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये रुक गया। तो अब यहाँ पे आपसे ऑप्शंस क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि अब देखो चार जो जीन होते हैं, एक होता है रेगुलेटरी जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल ZYA स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। स्विचिंग ऑन में क्या होता है, हमारा ये लैक ओपेरॉन स्विच ऑन जब रहता है तो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है एलोलैक्टोज बनता है जो रिप्रेसर से बाइंड होता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर से वो बाइंड नहीं हो पाता और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। क्यों ये नेगेटिवली रेगुलेटेड है, बिकॉज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ द ओपेरॉन इज ऑफ, मतलब यूजुअली ये ऑफ ही रहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। जब इंड्यूसर आता है तब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो रेगुलेशन अकर बाय द इनहिबिशन नॉट स्टिमुलेशन। तो मतलब यहाँ पे रिप्रेसर को इनहिबिट करके ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको नेगेटिवली रेगुलेटेड कहा जाता है, ठीक है। अगर स्टिमुलेट करके होता तो पॉजिटिव, यहाँ पे तो इनहिबिट किया गया ना, पहले रिप्रेसर को रोका गया है, तब तो ऑपरेटर फ्री हुआ है और ट्रांसक्रिप्शन हो पाया है, इसलिए इसको नेगेटिवली कहा जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी पेपर एनालिसिस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव डाउट लेट मी नो, अदरवाइज प्लीज लेट मी नो आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड जस्ट ट्राई टू नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स। बेसिकली इस सेशन को करने का यही मोटो था कि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। विद दिस थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।